15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद तो हो गया, मगर अंग्रेज़ जाते जाते ऐसा बीज बो गए कि पूरे देश की नींद हराम हो गई। देश को भारत और पाकिस्तान में बांटकर अंग्रेज़ों ने ऐसा विवाद पैदा कर दिया कि देश की दो बड़ी कौमें हिंदू और मुसलमान एक दूसरे की खून की प्यासी हो गई। मेवों के लिए तो 1947 की काली रात वे गहन लगे दिन के समान आया। रियासत अलवर और भरतपुर के राजाओं ने फिरका परस्त लोगों के बहकावे में आकर मेवों का कत्लेआम शुरू कर दिया। अकेले भरतपुर में लगभग 30,000 मेव रियासती फौज की गोलियों के शिकार हुए। अलवर में लगभग 40,000 लोगों को शुद्धिकरण किया गया, यानी कि उन्हें दोबारा से हिंदू कर दिया गया। अलवर रियासत के प्रधानमंत्री ठाकुर रघुवीर सिंह ने मेवों को शुद्धि करने का प्रबंध किया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार लोगों को एक तालाब पर ले जाया जाता, पुरुषों की दाढ़ियाँ कटवा दी जाती तथा चोटी के अलावा सिर के बाल साफ कर दिए जाते। उसके बाद उन्हें तालाब यानी कि बावड़ी में स्नान कराया जाता। फिर उन्हें हवन में भाग लेने को लिए कहा जाता। स्त्रियों को स्नान करवाकर साड़ी पहनाई जाती। उनके कानों से बालियाँ उतरवा दी गई। इसके पश्चात उनके गांव जाने की आज्ञा दे दी जाती। 6 महीने तक अलवर रियासत का प्रत्येक मेव हिंदू था। इसके पश्चात विनोबा भावे ने मेवात का दौरा किया और मेवों को इस्लामिक तरीके से जीने के लिए उत्साहित किया। रियासत भरतपुर में मेवों को तबाह बर्बाद करने की साजिश तो नवंबर 1946 में ही बना ली गई थी। 20-21 जून 1947 को कामा और भरतपुर के सारे मेव गांव हिंदुओं ने जलाकर राख कर दिए थे। भरतपुर राज्य की फौजें मेवों पर आक्रमण कर लूट पाट कर गांवों को आग लगा रही थी। मेवों ने तंग आकर अपने घरों को खुद भी आग लगा दी थी ताकि लुटेरों के हाथ कुछ भी ना लगे। एक प्रत्यक्षदर्शी मेवनी यानी कि मेव स्त्री के अनुसार लोगों को लावणी यानी फसल काटने की तरह काटा गया। जुलाई के अंतिम सप्ताह तक भरतपुर रियासत के सारे मुसलमान रियासत अलवर तथा गुड़गांव की ओर निकाल दिए गए। 15 अगस्त को अलवर राज्य की फौजें तिजारा पहुंची और रियासत के नाजिम चौधरी बरकतुल्ला सहित तिजारे के सारे मुसलमान फौजी अत्याचार के शिकार हो गए। कई लड़कियों ने कुओं में कूद कर अपनी अस्मत की रक्षा की, अपनी इज्जत बचाई। 4 सितंबर को भारतपुर रियासत की फौज ने मेवडीक को घेर लिया। 7 सितंबर को कुम्हेर के मुसलमानों का कत्लेआम हुआ तथा 8 सितंबर को बांदी कुई से आने वाली ट्रेन को रोककर सभी मुस्लिम यात्रियों को कत्ल कर दिया गया। 9 सितंबर को तहसील बयाना तथा 10 सितंबर को भरतपुर के मुसलमानों को शहीद कर दिया गया। 11 और 12 सितंबर को रोबास तथा अचौन की बारी थी। इससे भी आगे रियासत की फौज ने गांव बीवा और धोलेट पर फायरिंग की तथा सैकड़ों मेवों को शहीद कर दिया। रियासत की फौज ने गांव नौगांव पर भी हमला किया। इसके साथ ही मेवात के उत्तर पूर्वी जटियात ने एक विशाल धाड़ बनाकर यानी कि एक गांव के नौजवान लोगों की फौज बनाकर नीम का नई बिछोर इंदाना और दाड़का आदि गांवों पर हमला कर इन गांवों को आग लगा दी। रियासत अलवर में मंडावर के पास के 12 मेव गांवों को जलाकर राख कर दिया गया। रियासती फौजों ने अरावली की पहाड़ियों से फिरोजपुर झिरका के पास गांव भोंड पर फायरिंग की। मेवात के उत्तर में कोट बहीन युद्ध का मैदान बन गया। यहाँ मेवों ने जाटों के हमलों को असफल कर दिया तथा कई हिंदू गांवों को आग लगा दी। इस दौरान शांति स्थापित करने के लिए कई बार हिंदू मुस्लिम पंचायतें हुईं, मगर फिरका परस्त लोगों ने इन्हें कामयाब नहीं होने दिया। इस दौरान अंदरूनी मेवात में पूर्ण शांति थी। यहाँ रहने वाले लोग बिल्कुल भाईचारे के साथ रह रहे थे और मेव मुसलमानों के बीच में हिंदू जो कम जिनकी संख्या कम थी वो शांति के साथ अपना जीवन यापन कर रहे थे। तमाम हिंदू और हरिजन सुरक्षित थे। संपूर्ण अंदरूनी मेवात ज़िला गुड़गांव रियासत भरतपुर तथा अलवर से आने वाले बर्बाद मेवों की शरणस्थली बना हुआ था। लोग हर तरह से अपने पीड़ित और बर्बाद भाइयों की मदद कर रहे। ये लोग अपना सब कुछ
लुटाकर आए थे तथा उनके दिलों में नफरत एवं इंतकाम के शोले जल रहे थे। मगर इन हालात में भी मेवों ने धैर्य और हिम्मत से काम लिया और मेवात के बीच में रहने वाले हरिजन या फिर और हिंदू जो छोटी जातें थी उससे किसी से भी कुछ नहीं कहा, शांति को आखिर बनाए रखा। जो लोग पाकिस्तान नहीं गए थे वो काफ़ी दिनों तक मेव गाँव में ही रहे। पाकिस्तान बन जाने के बावजूद मेव अपने प्यारे वतन मेवात को छोड़ना नहीं चाहते थे, मगर फ़िरका परस्त लोग उन्हें ज़बरदस्ती पाकिस्तान धकेलना चाह रहे थे। डॉक्टर कंवर मोहम्मद अशरफ ने गांधी जी को मेवात के हालात से अवगत कराया। गांधी जी इस समय दिल्ली में ही थे। यह सुनते ही वो मेवों से मिलने हुमायूं के मकबरा के पास लगे कैंप में गए, जहां तबाह व बर्बाद लोगों ने गांधी जी को अपनी आप बीती सुनाई। सोहना और मोहंडसी में पाकिस्तान जाने वाले लोगों के कैंप लगे हुए थे। पाकिस्तान सरकार के लाइसेंस ऑफिसर तथा प्रसिद्ध मेव नेता खान बहादुर सरदार मोहम्मद खान मेवों को पाकिस्तान ले जाने का इंतज़ाम कर रहे थे। दूसरी ओर चौधरी मोहम्मद यासीन खां, चौधरी अब्दुल हई आदि मेव नेता मेवों को मेवात छोड़ने के विरुद्ध थे। चौधरी यासीन खां जो मेवों के 1252 के चौधरी थे, उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट निकले हुए थे। इसके बावजूद उन्होंने भोंडसी कैंप का दौरा किया तथा लोगों को अपनी मातृभूमि न छोड़ने का आह्वान किया। 19 दिसंबर 1947 को महात्मा गांधी दूसरी बार मेवों से मिलने घासेड़ा गांव पधारे। गांधी जी ने अपने भाषण में कहा, मेव हिंदुस्तान की रीढ़ है, उन्हें देश छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। गांधी जी के साथ आए पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर गोपी चंद लोगों को विश्वास दिलाया कि जो मेव अपने देश में रहना चाहें उनका हक है कि वो यहाँ रहें। उनकी सरकार उनकी पूरी जान माल की सुरक्षा की गारंटी लेगी। इसके पश्चात लोगों को उनके गांव में पुनः आबाद कराने की कोशिशें की गई और कराया भी गया, लेकिन कुछ लोग पाकिस्तान जाने से नहीं रुके। ठीक एक साल बाद जून-जुलाई 1948 में दोबारा आबादकारी का एक कार्य शुरू हुआ। उजड़े हुए लोगों को मकानों की गांव-गांव जाकर सूचियां बनाई गई। लोग धीरे धीरे अपने मकानों तथा खेतों में झोंपड़ियां बनाकर बसने शुरू हुए। इस दौरान लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फ़िरका परस्त लोग अब भी चुप नहीं बैठे थे। वे कई प्रकार से दोबारा आबादकारी के कार्य में रुकावटें डाल रहे थे। इस समय तक मेवों की ही तरह बर्बाद हिंदू लोग भी आ चुके थे, जिन्होंने मेवों के मकानों, खेतों तथा कुओं पर कब्जा कर लिया था। अंत में सभी परेशानियों पर काबू पा लिया गया। भारत के पुनर्वास मंत्री जनभोसले, पंडित जीवनलाल ML आदि कांग्रेसी नेताओं ने इस काम में गहरी दिलचस्पी ली। पंडित जीवनलाल ने गांव-गांव जाकर उजड़े हुए लोगों को फिर आबाद करने में बहुत सहायता की। मौलाना इब्राहिम ने जो बाद में कांग्रेस के टिकट पर कामा से MLA बने, जमीयत उलेमाए हिंद के प्लेटफार्म से काम किया तथा लोगों को फिर बसाने और उनका आत्मविश्वास बहाल करने के लिए दिन रात एक कर दिए। चौधरी मोहम्मद यासीन खां ने लोगों को पुनः आबाद करने और उनका आत्मविश्वास तथा उत्साह बढ़ाने के लिए जगह जगह जलसे किए, जिन्हें कांग्रेस के कई बड़े बड़े नेताओं ने संबोधित किया। चौधरी साहिब ने मेवों को दोबारा आबाद करने में दिलचस्पी लेने के लिए देश के कई बड़े बड़े नेताओं को मेवात आने का निमंत्रण दिया। लाला भीमसेन सच्चर, मोहम्मद अब्दुल गनी डार, केदारनाथ साहनी, बाबू बच्चन को आमंत्रण किया और उनके साथ कई सरदार नेता भी आए। सरदार सज्जन सिंह तथा मौलाना ज़ैबुर रहमान लुधियानवी ने उनके आमंत्रण पर बार बार मेवात का दौरा किया और लोगों का आत्मविश्वास बढ़ाया। उन्हें कहा कि तुम्हारा ये मुल्क है, तुम्हारी ज़मीं है, तुम अपनी ज़मीं को छोड़कर नहीं जा सकते। इस प्रकार उजड़े हुए लोग एक बार फिर आबाद हो गए। मेवात में फिर शांति तथा सद्भाव की हवाएं चलने लगी। मेवात का मेहनतकश लोग किसान अतीत की कड़वी यादों को भूल अपनी खेती बाड़ी को संभालने लगे। उपरोक्त सभी प्रयत्नों के बावजूद लाखों मेव पाकिस्तान चले गए। शायद इतिहास एक बार फिर दोहराया गया। सिंध के रास्ते भारत में प्रविष्ट होने वाले मेव
प्राचीन आर्यन क्षत्रिय वापिस सिंध पहुंच गए। पाकिस्तान के लाहौर, सियालकोट, सरगोदा, लायलपुर तथा मुल्तान आदि ज़िलों में मेवों की भारी आबादियां हैं, मगर वो आज भी अपनी प्यारी मेवात को नहीं भूल पाए हैं। ये थे मेवों के संघर्ष जो लगभग 2000 साल तक अपने गौरव तथा कौमी वकार को कायम रखने के लिए मेवों ने किए थे। वक्त के थपेड़ों हालातों की मार ने मेव कौम को आज जिस मुकाम पर ला खड़ा किया है वह उत्साहवर्धक तो नहीं है, वो खुशी की बात तो नहीं है, लेकिन प्राचीन आर्यन क्षत्रियों को निराशा नहीं होना चाहिए। कौमों का उत्थान और पतन तो इतिहास की विशेषता है और ये वक्त के साथ चलता बदलता रहता है। मर्द वह है जो ज़माना बदल देते हैं।